Hello everyone, welcome to the next lecture on the topic of vector spaces, and today we are going to discuss some more theorems related to basis of a vector space. So the first theorem that we are going to discuss today is each set of n plus 1 or more vectors of a finite dimensional vector space V over F of dimension n is linearly dependent. So last लेक्चर में हमने डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के बेसिस में जो एलिमेंट होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं, वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। ओके, सो अगर हमारे पास एक n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें n+1 या ज़्यादा वेक्टर्स का जो भी सेट होगा वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, सो नाउ हियर V इज गिवन टू बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, और हमने प्रूव करना है कि n+1 या ज़्यादा वेक्टर्स का कोई सेट है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। बट हम इससे कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल S इज ए linearly independent subset of V containing n+1 और more vectors। तो अब आपने ये समझना है कि इससे कॉन्ट्राडिक्शन क्या आती है कि अगर हम ये मान लें कि S V का एक n+1 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स को कंटेन करता हुआ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो क्या होगा। ठीक है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम की थी, एक्सटेंशन थ्योरम, कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V, या एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ V। तो ये जो S सेट है जिसमें n+1 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स हैं, ये सेट या तो खुद V का एक बेसिस होगा, अदरवाइज ये V के बेसिस का एक पार्ट होगा। तो अगर n+1 वेक्टर्स का एक सेट V के किसी बेसिस का पार्ट है, ठीक है, सपोज B का एक, हमने V का एक बेसिस बनाया B जिसका एक पार्ट है S, मतलब S उस B के अंदर कंटेन्ड है, तो इस B में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि S में n+1 या उससे ज़्यादा एलिमेंट हैं, वेक्टर्स हैं, तो B में भी डेफिनेटली n+1 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब हमें एक V का एक बेसिस मिल जाएगा दैट विल कंटेन मोर देन n वेक्टर्स, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने कर रखा है कि each basis of a finitely generated vector space has equal elements, और अगर इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो इसके हर एक बेसिस में n एलिमेंट होने चाहिए, तो n एलिमेंट से ज़्यादा वाला बेसिस हो नहीं सकता। तो इसका मतलब जो हमारी सपोजिशन है वो गलत है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और क्या सपोज किया था हमने सपोज किया था कि S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V कंटेनिंग n+1 और मोर वेक्टर्स, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड हेंस S मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि उसमें n+1 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स वाला सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। जैसे R3 की डायमेंशन 3 है, तो R3 में 4 ऑर्डर का कोई भी सेट अगर आप लोगे तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, वो कभी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट R3 का नहीं हो सकता। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थ्योरम। जो ये थ्योरम्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये उन्हीं थ्योरम से डिराइव होंगी जो हम लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इनका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगली जो थ्योरम है हमारी कि इफ़ V इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, then any set of n linearly independent vectors in V forms a basis of V। अब हमें पता है कि बेसिस का जो सेट होता है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा वो पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने कहा कि अगर मुझे किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता है कि उसकी डायमेंशन n है, मान लीजिए V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और V की डायमेंशन n है, तो हम ये कहेंगे कि अगर मुझे इस V के अंदर कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिल गया जिसमें n वेक्टर्स हैं, तो वो
V का बेसिस फॉर्म करेगा, मुझे वहाँ पे स्पैनिंग सेट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स n हैं तो वो वेक्टर्स जो होंगे उन वेक्टर्स का सेट V का बेसिस बनाएगा अगर V की डायमेंशन n के इक्वल है तो। ऑलराइट, इसको भी प्रूफ देख लेते हैं। इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। देखिए, मैंने एक सेट ले लिया v1 v2 एंड सो ऑन vn, ये n वेक्टर्स का सेट है। सपोज ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, V का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। हम मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल सपोज S इज नॉट ए बेसिस ऑफ V, then again by extension theorem it can be extended to form a basis of V। अब अगर आप S में कोई एलिमेंट ऐड करोगे और वो एलिमेंट ऐड होने के बाद जो नया सेट होगा वो V का बेसिस बन जाएगा, दैट मीन्स वी विल गेट ए बेसिस ऑफ V कंटेनिंग मोर देन n वेक्टर्स। तो हमारे पास V का एक बेसिस आ जाएगा जिसमें n से ज़्यादा वेक्टर्स हो जाएंगे। बट यू नो दैट एवरी बेसिस ऑफ V विल कंटेन ओनली n वेक्टर्स, एग्जैक्टली n वेक्टर्स, बिकॉज V की डायमेंशन n है ना, बिकॉज डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n, सो एवरी बेसिस ऑफ V विल कंटेन एग्जैक्टली n वेक्टर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है ना, हमारी सपोजिशन जो है दैट इज रॉन्ग, एवरी आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस S मस्ट बी ए बेसिस ऑफ V। तो हम कहते हैं कि अगर मेरे पास n डायमेंशन के वेक्टर स्पेस में मुझे कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिल गया जिसमें n वेक्टर्स हैं तो वो V का बेसिस फॉर्म करेगा। उसके लिए मुझे स्पैनिंग सेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से अगर मुझे एक n डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस में मुझे n वेक्टर्स का एक ऐसा सेट मिल गया जो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, तब भी मैं कह सकता हूँ कि S इज ए बेसिस ऑफ V। तो यहाँ पर मुझे लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ ए सेट ऑफ n वेक्टर्स of a finite dimensional vector space V over F of dimension n generates Vf, then S is a basis of V। ओके, चलो अब इसको प्रूव करते हैं। सपोज S के अंदर ये एलिमेंट्स है V1 V2 एंड सो ऑन Vn, n एलिमेंट्स हैं और V की डायमेंशन भी n है। ये एलिमेंट जो सेट है ये पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करता है। अब ये जनरेटिंग सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो ये S का बेसिस हो जाएगा। इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन S विल बी ए बेसिस ऑफ V। बट सपोज इफ S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा, तो क्या कंट्राडिक्शन आएगी। अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो जो हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम की थी लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ी थी कि अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है देन देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ S। अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपको S का एक प्रॉपर सबसेट मिलेगा दैट विल फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। तो अगर S का प्रॉपर सबसेट है जो V का बेसिस है, इसका मतलब क्या हुआ कि वी शैल गेट ए बेसिस ऑफ V कंटेनिंग लेस देन n एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमें V का एक ऐसा बेसिस मिल जाएगा जिसमें n से कम एलिमेंट्स होंगे। बट अगेन एवरी बेसिस ऑफ V हैज़ टू कंटेन ओनली एंड एग्जैक्टली n वेक्टर्स एंड देयरफॉर S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। सो S लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर S n वेक्टर्स का सेट है और वो V को जनरेट करता है तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा एंड देयरफॉर इट हैज़ टू बी बेसिस ऑफ V। तो देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट है, कितना अच्छा रिजल्ट है कि अगर मेरे को एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता है n, तो उसमें अगर n वेक्टर्स का कोई सबसेट है तो अगर मैं उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दूं तो वह बेसिस प्रूव हो जाएगा, मुझे स्पैनिंग सेट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और अदरवाइज अगर मैं उसको स्पैनिंग सेट प्रूव कर दूं तो भी वो बेसिस प्रूव हो जाएगा, मुझे उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, तो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या है, एक ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट V का जिसका कोई प्रॉपर सुपर सेट, मतलब उससे बड़ा कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब उसका कोई प्रॉपर सुपर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो देन दैट सेट इज कॉल्ड मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट।
कैसे प्रॉपरली डिफाइन करते हैं इसको कि लेट S बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन S इज सेड टू बी maximal linearly independent set of V if no proper superset of S is linearly independent. देखो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मैक्सिमल का मतलब क्या है कि इसका कोई प्रॉपर सुपरसेट, ऐसा कोई सेट जो प्रॉपरली एस को कंटेन करता हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, देन दैट सेट इज कॉल्ड एज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, चलो अब हम कहते हैं एक रिजल्ट है यहाँ पर मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट से रिलेटेड कि इफ V is a finitely generated vector space then any maximal linearly independent subset of V is a basis of V। अगर V finitely generated vector space है तो जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वो V का क्या होगा, बेसिस होगा। ओके, चलो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ इसका सिंपल है। सपोज S जो है जिसके अंदर ये n वेक्टर्स हैं V1 V2 एंड सो ऑन Vn, सपोज इट इज ए मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। अब क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो दिया ही हुआ है, अब इसको बेसिस प्रूव करने के लिए मुझे सिर्फ ये शो करना है कि S जो है दैट स्पैन्स V। अब S स्पैन्स V का मतलब क्या है कि आई हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने स्मॉल v कैपिटल V का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज कर लिया। स्मॉल v कैपिटल V का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। नाउ अब क्योंकि ये सेट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है, S जो सेट था हमारा V1 V2 एंड सो ऑन Vn, ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट था। तो अगर मैं इसका एक प्रॉपर सुपरसेट बनाऊं, प्रॉपर सुपरसेट कैसे बनाता हूं मैं S के साथ V की यूनियन कर देता हूं। मतलब मैंने एक नया सेट बनाया S डैश जिसमें V1 V2 एंड सो ऑन Vn S के सारे एलिमेंट हैं और एक और एलिमेंट हमने ऐड कर दिया V जो हमने यहाँ चूज किया था। तो ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। वाई? बिकॉज S इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। क्योंकि S मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका कोई आप प्रॉपर सुपरसेट लोगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब ये भी हमने एक थ्योरम की हुई है कि अगर V1 V2 एंड सो ऑन अप टू Vn ये सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, V1 V2 एंड सो ऑन Vn कॉमा V ये सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, देन दिस V मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड सो ऑन Vn, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ S। ये जो हमने लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस से रिलेटेड जो थ्योरम्स की थी लेक्चर नंबर 7 में, तो उस वीडियो लेक्चर 7 में आप ये थ्योरम देख सकते हैं कि अगर V1 V2 एंड सो ऑन Vn कॉमा V ये सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट है और V1 V2 एंड सो ऑन Vn का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन दिस V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड सो ऑन Vn। और V1 V2 एंड सो ऑन Vn ये किसके एलिमेंट्स हैं, S के, और जो स्मॉल v है वो कैपिटल V का आर्बिट्ररी एलिमेंट था। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज V was chosen arbitrarily, so every element of V can be written as linear combination of elements of S and therefore S generates V और S spans V। तो S जो था वो linearly independent subset भी था V का और S पूरे V को span भी करता है, generate करता है, तो hence S is a basis of V। So that means every maximal linearly independent subset of V is a basis of V। Now the next concept similar to this is minimal generating set। जैसे हमने मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट पढ़ा है, इसी तरह से नेक्स्ट है मिनिमल जनरेटिंग सेट। नाउ व्हाट इज मिनिमल जनरेटिंग सेट? तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जो पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करे और उसका कोई प्रॉपर सबसेट पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट ना कर पाए। मतलब S की अगर हम बात कर रहे हैं तो S तो V को जनरेट करे लेकिन S का कोई प्रॉपर सबसेट V को जनरेट ना कर पाए, तो ऐसा सबसेट S जो होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज मिनिमल जनरेटिंग सेट। सो ए सबसेट S of a vector space V over F is said to be a minimal generating set
if S generates V and no proper subset of S can generate V, or I can write V cannot be generated by any proper subset of S. तो S तो V को जनरेट करता है लेकिन कोई भी प्रॉपर सबसेट S का V को जनरेट नहीं करता, then that set is called as minimal generating set. ओके, तो जैसे हमने प्रूव किया कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वो बेसिस होगा, इसी तरह से जो मिनिमल जनरेटिंग सबसेट होगा एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का, वो भी हमेशा V का एक बेसिस होगा. ऑलराइट, so the next theorem that we are going to discuss is a minimal generating subset of a finitely generated vector space V over F is always a basis of V. Alright, now suppose S contains these n elements V1, V2 and so on Vn, and suppose it is minimal generating set of V. Now we have to show that it is a basis. अब क्योंकि ये आपको जनरेटिंग सेट दिया हुआ है तो इसको बेसिस प्रूव करने के लिए आपने प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. So to prove that S is a basis of V, it is sufficient to show that S is linearly independent. अब इसको भी हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर रहे हैं. सपोज S is linearly dependent, मान लीजिए S linearly independent नहीं है, मिनिमल जनरेटिंग सेट जो है सपोज वो मिनिमल जनरेटिंग सेट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है. अब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है. अब सपोज अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो देन वी नो दिस थ्योरम कि there must exist some vector VR belonging to S such that VR can be written as linear combination of the remaining vectors of S. तो इसके अंदर एक वेक्टर VR ऐसा जरूर होगा जो उस सेट S के रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. अब देखो, अगर V जो वेक्टर स्पेस है वो इस सेट S से जनरेट हो रहा है V1, V2 एंड सो ऑन Vn, और इसमें से एक एलिमेंट VR इस सेट के रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है, तो हम ये चीज़ पहले भी कई बार कर चुके हैं कि ये जो रिमेनिंग वेक्टर्स का सेट होगा ये सेट भी पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करेगा. सो दिस सेट V1, V2 एंड सो ऑन VR-1, VR+1 एंड Vn, मतलब S में से हमने VR को छोड़ दिया तो ये जो नया सेट S डैश बना ये भी V को जनरेट करता है एंड इट इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ S. बट ये कॉन्ट्रडिक्शन है बिकॉज S इज ए मिनिमल जनरेटिंग सेट, तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट नहीं कर सकता. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग है. हमने क्या सपोज किया था? हमने सपोज किया था इफ़ पॉसिबल सपोज S इज लीनियरली डिपेंडेंट. सो S इज लीनियरली डिपेंडेंट, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. सो S मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट and hence S must be basis of V. So every minimal generating subset of a finitely generated vector space is always a basis of V. Okay. Now we come to the एक हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हम. This question is basically an application of your extension theorem. Extend the set of vectors 0, 1, 2, 2, -1, 4 to form a basis of R3. ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये R3 का सबसेट है. इस सबसेट को मैंने नाम दे दिया A. लेट A इज इक्वल टू 0, 1, 2, 2, -1, 4. अब हमने थ्योरम की थी कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस. अब यहाँ पे हमने R3 का वेक्टर स्पेस का हमने बेसिस बनाना है. इस ए सेट में, इस सबसेट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और हमें पता है कि R3 का डायमेंशन जो है वो 3 है. तो इसका मतलब R3 के हर एक बेसिस में 3 एलिमेंट होने चाहिए. तो मुझे इन 2 एलिमेंट्स के साथ एक एलिमेंट कोई और ऐड करना पड़ेगा जिससे ये सेट जो है वो R3 का बेसिस बन जाए. लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना है कि क्या ये सेट linearly independent है. So first of all I have to check that this set A is linearly independent or not. Suppose there exist scalars A, B such that A into 0, 1, 2 plus B into 2, -1, 4 is equal to 0, 0, 0.
तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, 2b इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन आएगी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास आ गया b इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ सेकेंड इक्वेशन में b को 0 पुट करूँगा तो a 0 आएगा। और थर्ड इक्वेशन जो ये है a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो आई कैन राइट a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों वेक्टर एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है तो a भी 0 है और b भी इक्वल टू 0 है। सो द सेट a इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड हेंस a कैन बी extended to form a basis of V। इसको एक्सटेंड करके हम V का बेसिस बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसा हमने थ्योरम में किया था, we take standard basis of R3। Now what is standard basis of R3? एक्चुअली हमें कोई भी बेसिस लेना है तो सबसे आसान है स्टैंडर्ड बेसिस ले लेना। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Now we make a new set S dash। इसमें A और इस स्टैंडर्ड बेसिस की यूनियन कर दो, मतलब A के दोनों एलिमेंट हमने लिख दिए 0 1 2 2 माइनस 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अब ये जो सेट आपके पास आया, इस सेट में 5 एलिमेंट है, लेकिन R3 के बेसिस में सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे। तो आपने क्या करना है, 2 एलिमेंट ये लेने हैं और इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट ले लो और चेक कर लो कि जो सेट बना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें पहले 3 एलिमेंट ले लेते हैं 0 1 2 2 माइनस 1 4 1 0 0। Now suppose there exist scalars alpha, beta, gamma such that alpha into 0 1 2 plus beta into 2 minus 1 4 plus gamma into 1 0 0 is 0, where alpha, beta, gamma are scalars, मतलब they are real numbers। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है। पहली इक्वेशन बन रही है 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। हमारे पास बन रही है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास बन रही है 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, इसको 4 से ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ऐड इट टू इक्वेशन नंबर 3। क्या बनेगा देखिए, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0 और उसमें 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0। Put alpha is equal to 0 in equation number 2, we get beta is equal to 0, and put beta is equal to 0 in equation number 3, you get gamma is equal to 0। तो ये तीनों स्केलर्स जो हैं अल्फा बीटा गामा, ये तीनों स्केलर्स 0 आ रहे हैं। इसका मतलब जो सेट हमने लिया 0 1 2 2 माइनस 1 4 1 0 0, दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और हमें पता है कि R3 की डायमेंशन 3 है, तो 3 वेक्टर्स का सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो ये R3 का बेसिस भी होगा। सो दिस सेट विल फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3। तो इस तरह से हमने गिवन लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट में एक वेक्टर और जोड़कर R3 का एक बेसिस बना दिया।
अब यहाँ पे सपोज 1 0 0 जब हमने इसके साथ लिया 0 1 2 2 -4 के साथ अगर 1 0 0 लिया, सपोज ये लीनियरली डिपेंडेंट आ जाता, तब हम 1 0 0 की जगह 0 1 0 लेके चेक करते। अगर वो भी लीनियरली डिपेंडेंट आता तो हम 0 0 1 लेके करते। वो फिर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट आता ही आता है। ऐसा नहीं होगा कि तीनों में से कोई भी एक वेक्टर लेने पर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ना बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। All right, so that's all for today's lecture. Thank you very much.